18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਟੋਹਾਣਾ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਆਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। दरअसल थोड़ी देर पहला साडे नाल जुड़े सन न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल राकेश टिकैत उन्होंने 4 तरीक नूं एक स्टेटमेंट दी सी टोहाणा दे विच सद्दी गई महापंचायत के दौरान, जिस दे विच उन्होंने जिक्र किया कि केंद्र की सरकार अंदोलन नूं लंबा चला रही है। इस दे उत्ते विवाद खड़ा हो गया तो इस विचाले राकेश टिकैत अपने पुराने बयान के उत्ते हुण भी स्टैंड कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र जरूर किया कि मेरे बयान नूं समझण की जरूरत है कि आखिर मैं की कह रहा सी या की कहना चाहता है। और इस दे विच उन्होंने कहा कि कोई अंदोलन छोटा या बड़ा नहीं हुंदा और इस दे नाल वो जिहड़े अंदोलनकारी किसान ने उन्हां दे उत्ते भी किते ना किते खास तौर ते शंभू ते खनौरी मोर्चे दे नुमाइंदियां नूं लैके भी ये कहंदे नज़र आए कि सानू समर्थन देण दे विच कोई दिक्कत नहीं, पर नैगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है सानू या नैगेटिव रिस्पॉन्स मिलिया जिहड़ा अंदोलन चल रहा सी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी स्टेटमेंट नूं क्यों इस तरह देखा गया नहीं पता, पर वो बार बार जिक्र करते रहे कि पंजाब का नुकसान हो रहा है और पंजाब के नुकसान के विचाले केंद्र नूं फायदे वाले बयान के उत्ते वो जरूर अडिग रहे। कहा कि ठीक है, पंजाब की धरती है, पंजाब के लोग हैं, अगर पुलिस कोई एक्शन करती है वो भी पंजाब की है। पंजाब इसीलिए तो भाई आप समझे नहीं, इसीलिए तो केंद्र को फायदा हो रहा है इसका। नहीं, कैसे फायदा हो रहा है? पंजाब का नुकसान केंद्र का फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? पंजाब में दूसरी की सरकार है भाई। केंद्र सरकार को क्या नुकसान होगा? पंजाब में अगर पंजाब की सरकार डिस्टर्ब हो रही, वहां का किसान डिस्टर्ब हो रहा, सिख समाज डिस्टर्ब हो रहा, तो उसको तो फायदा यह है कि किसान भी बदनाम हो रहा, सिख समाज को जिसको खालिस्तानी कहते हैं वो भी बदनाम हो रहा है, और वहां पर उनकी सरकार नहीं है। भाई यही तो फायदा है कि उनको तीन का नुकसान करके तो उसी को तो फायदा है इसका। किसको फायदा है और हमको बताओ। अगर उसको नुकसान होता तो बातचीत करती। भाई जिसकी जमीन पे है भाई अब तो अर्धसैनिक बनाए, यहाँ पे इनको उठाए, जबरदस्ती हॉस्पिटल में लेकर जाए, वो तो नहीं आएगा। कोर्ट ने भी क्या कहा? कोर्ट ने भी ये कहा है कि वहां की जो पंजाब सरकार है उनसे बातचीत करे, ठीक है, और उनको बात करे उनसे। केंद्र सरकार ने तो नहीं कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा या हमारे सैनिक जाएंगे और हम उनको जबरदस्ती उठाकर उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, हम दिल्ली में करेंगे। ठीक है, रामदेव के साथ में क्या पॉइंट आ गया, मेरे को लगता है लोगों तक वो पहुंच गया होगा। लेकिन लोगों को इस चीज से बड़ी आपत्ति हुई कि आप तो एक छोटा आंदोलन बड़ा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये टिकैत साहब समझाइए ना। आप मुझे ये बात बताइए कि 2020-2021 का आंदोलन बड़ा था या मौजूदा समय में आपको लग रहा है कि आंदोलन बड़ा है? नहीं, अब नहीं पता कौन सा बड़ा है, वो तो आने वाला टाइम पे पता चलेगा कि कौन सा आंदोलन बड़ा और कौन सा छोटा। आंदोलन कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमने ये कहा कि हम आंदोलन की और आंदोलनकारियों की मदद करते हैं। ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ अभिमन्यु कोहाड़ जी जुड़ रहे हैं, किसान नेता ने। कोहाड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के ऊपर। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े। उनकी तरफ से कहा, एक तो वो अपने बयान के ऊपर कायम है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप देखिए पंजाब में ही सब कुछ हो रहा है, पंजाब को नुकसान हो रहा है और केंद्र को इसका फायदा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र को फायदा नहीं नुकसान हो रहा होता तो वो बातचीत करते, बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसलिए समझा जा सकता है कि उनको नुकसान नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं स्टार्टिंग में भी आपने मुझे लाइव डिबेट में जोड़ा था और उस समय गौरव जी आप मेरे से प्रश्न पूछना चाह रहे थे, तो राकेश टिकैत जी ने कहा कि नहीं, पहले मेरे से ही बात कीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर
सार्थक बहस हर व्यक्ति को करनी चाहिए। सार्थक बहस से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई सार्थक विचार चर्चा, सार्थक बहस लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो चलो उनको मुबारक हो। वो कोई किसी विषय पे चर्चा पे जुड़ना चाह रहे, नहीं जुड़ना चाह रहे, वो उनका अधिकार है। ठीक है। एक बात। दूसरी बात है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस आंदोलन के दौरान, मैं शुरुआत से मैं बात करूं, 13 फरवरी से हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले हरियाणा का ऐसा कोई जिला नहीं छूटा। 27 जनवरी से शुरू हुए थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च किए गए आंदोलन के समर्थन में। 2 फरवरी को फतेहाबाद में 5000 ट्रैक्टरों का मार्च हुआ। 3 फरवरी को हरियाणा के नारनौल में बड़ी महारैली हुई। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की पत्नी का देहांत 27 जनवरी को हो गया था, उसके बावजूद वो वहां पे नारनौल की महारैली में पहुंचे। उसके बाद 6 तारीख को सिरसा में बहुत बड़ी एक गैदरिंग हुई किसानों की। आंदोलन जब शुरू हुआ, उस दौरान उससे 3-4 दिन पहले से ही हरियाणा के अंदर कम से कम 500 किसान पदाधिकारियों के अलग अलग यूनियनों की गिरफ्तारियां करी गई। उनको थानों में रखा गया, उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। उसके बाद लगातार पंजाब और हरियाणा, सबसे ज्यादा पंजाब इस आंदोलन में इन्वॉल्वमेंट रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंजाब के बाद हरियाणा की भी भागीदारी बड़ी रही। हरियाणा में 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र सरकार द्वारा डिप्लॉय की गई आंदोलन को दबाने के लिए। कई बड़े बड़े गांव थे, वो पूरे तरीके से सील किए गए, कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया। एक तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद आंदोलन शुरू होने के बाद भी हरियाणा में बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई, जैसे 22 मार्च को हिसार में हुई, उसके बाद 31 मार्च को अंबाला में हुई, 19 मई को कैथल जिले में हुई, 15 सितंबर को उचाना में हुई और 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में हुई। तो लगातार इतना स्टेट गवर्नमेंट का ब्रूटल रिप्रेशन होने के बावजूद हरियाणा के किसान इसमें जुड़े रहे। अब जो सवाल ये है कि वो अपने बयान पे कायम है या नहीं कायम है, मुझे लगता है कि जो पिछले आंदोलन की जो पेंडिंग मांगे थी, जैसे लखीमपुर खीरी के शहीदों और घायलों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, उस समय जिन लोगों ने समझौता किया वो समझौता भी लागू नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने और यूपी गवर्नमेंट ने वो समझौता लागू नहीं किया। अब जिम्मेदारी सबसे पहले उन लोगों की बनती थी जिन्होंने समझौता किया, वो उसको लागू करवाएं कि भाई वो लागू क्यों नहीं हो रहा। वो आपको लग रहा है कि एसकेएम वाले थे? नहीं, देखिए एसकेएम क्या है, पहले हमें गौरव भाई ये भी समझना पड़ेगा। 7 नवंबर 2020 को गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में एसकेएम नाम रखा गया था, संयुक्त किसान मोर्चा, और इसमें यह तय किया गया था कि ये चुनावी राजनीति से दूर रह के किसानों के कॉमन मिनिमम एजेंडा पे ये लोगों की लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं, जो 7 नवंबर 2020 जब संयुक्त किसान मोर्चा नाम रखा गया था, उस दिन माननीय राकेश टिकैत जी उस मीटिंग में थे भी नहीं। जो मेंबर थे इसमें, उनमें मेंबर में राकेश टिकैत जी या उनके संगठन का कोई व्यक्ति नहीं था। ये तो उसके आंदोलन शुरू होने के बाद भी काफी दिन के बाद आंदोलन में आए थे। दूसरी बात, जहां तक ये है कि भाई लखीमपुर खीरी का जो पेंडिंग डिमांड है, उसको लेके इस जो 13 फरवरी से आंदोलन है, इसमें ये मेजर डिमांड है कि लखीमपुर खीरी के घायलों और शहीदों के परिवारों को न्याय मिले। जब हमारी 4 दौर की मीटिंग हुई, तो 4 दौर की मीटिंगों में केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ इस बात पर सहमति बनी थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि हमसे गलती हो गई, हम घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और शहीदों के परिवारों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन अन्य मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए वो मांग भी अभी अधूरी रह गई है। दूसरी जो बात है, जहां तक एमएसपी गारंटी कानून की बात है, मुझे आज भी याद है, और संयुक्त किसान मोर्चा के जो उस पहले वाले आंदोलन के समय जो मीटिंग्स होती थी, जो मीटिंग्स की मिनट्स को नोट करने वाले रजिस्टर थे, उनमें ये लिखा मिल जाएगा, आज भी आप उनको चेक करा लीजिएगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और हम सब लोग जो आज इस आंदोलन में हैं, उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि कम से कम 1 से 1.5 महीना अभी और आंदोलन जारी रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन सर पे है, केंद्र सरकार दबाव में है। केंद्र सरकार ने WTO के अंदर ये रेजोल्यूशन मूव कर दिया 33 और देशों को साथ में लेके कि जो पीस क्लॉज के तहत 10% जो एमएसपी पे फसल की खरीद करने का जो एक अधिकार भारत को दिया गया है, उसको परमानेंट किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ लोग जिनके वो चाहे तो वो चुनावी राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे या किसी और उनका कारण रहे होंगे, उन लोगों ने जल्दबाजी की कि नहीं। वो देखिए टिकैत साहब उसका जिक्र कर गए कि डल्लेवाल साहब उस समय कह रहे थे कि 1-1.5 महीना और रुकना चाहिए और दबाव बनाइए, ये मांग भी पूरी हो जाएगी। लेकिन कोहट साहब, उन्होंने देखिए एक बयान को किस तरह से कौन समझ रहा है, कैसे देख रहा है, वो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। लेकिन उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई, राकेश टिकैत कहते हैं कि एसकेएम बिल्कुल तैयार है या तैयार था समर्थन के लिए खनौरी मोर्चे का, लेकिन आपकी तरफ से नेगेटिव रिस्पांस है। आप क्लियर नहीं कर रहे कि उनकी भूमिका क्या होगी, उनका रोल क्या रहेगा।
और भी नेता ये कह गए कि स्टेज के ऊपर हमें बोलने नहीं दिया गया, सीधे मुंह बात तक नहीं की गई हमसे, और हमें कहते हैं लोग कि समर्थन कर दीजिए। कैसे कर दें समर्थन आपका? नहीं, मुझे एक बात बताइए, उनके लिए जो लोग ऐसी बातें कहते हैं उनको सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की नाजुक हालत नहीं दिखती? उनके लिए उनकी नाजुक हालत की चिंता करने की बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनको स्टेज पे माइक दिया जाए? क्या ऐसा है? उनको स्थिति क्लियर करनी चाहिए? क्या ये एक नेता की जिम्मेदारी होती है? नहीं, उनका रोल तो उनका बताना होगा ना, कि अगर उग्राह टिकैत वहां आकर बैठ रहे हैं तो उनका क्या रोल? गौरव जी, मुझे मेरा निवेदन है आपसे, आप मुझे समय दें, आपने सवाल पूछा, मैं उसका ताकि जवाब दे पाऊं। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि भाई सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माइक और मंच मिलना चाहिए, तो वो बात भी क्लियर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं एक चीज गौरव जी, आप पिछले, आपके भी कैमरामैन लगातार यहाँ रहते हैं, स्टेज पे जब से डल्लेवाल साहब के अनशन शुरू हुआ है उसके 5-10 दिन के बाद हमें डॉक्टरों ने कहा कि जो स्टेज से भाषण होते हैं उसके कारण जो साउंड जो पैदा होती है उससे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को प्रॉब्लम होती है, तो आप इनको बंद करा दीजिए। तो हमने वो बहुत पहले से ही नेताओं के भाषण बंद करा रखे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ कीर्तन होता है, वो भी धीमी आवाज में होता है। उसके अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण कोई सूचना देनी हो लोगों को तो उसके लिए माइक इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज किसी चीज के लिए माइक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, रोल उनका क्या हो? देखिए, 13 फरवरी से जब आंदोलन शुरू हुआ, मुझे आज भी याद है, 3 फरवरी को जब हमने हरियाणा के नारनौल में रैली करी तो उसके पैरेलल में दूसरे एसकेएम के नेताओं ने एक रैली रखी वहां से 30 किलोमीटर दूर, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के किसानों ने जवाब दे दिया अपनी संख्या के हिसाब से, कौन कहां कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा। दूसरी बात, वो शाम को फिर उस दिन वो 10-12 लोग इकट्ठे होकर वीडियो डालते हैं कि हमारा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, हमारा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, जोर दे दे के बोल रहे हैं। अरे ठीक है, अगर आप आंदोलन के साथ नहीं है तो कम से कम ये वीडियो डाल डाल के आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप सरकार को एक तरीके की शह देना चाह रहे हैं? इस बात का उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, हमें तो दिल्ली जाने नहीं दिया गया, हमारे ऊपर आज भी 307 के बहुत सारे पर्चे दर्ज हैं, मेरे खुद के ऊपर भी 307 के कई पर्चे दर्ज हैं बीजेपी की सरकार द्वारा इस आंदोलन के दौरान जो दर्ज किए गए। लेकिन दूसरे साथी 14 मार्च को दिल्ली जाते हैं, गवर्नमेंट उनको जाने देती है। अब क्यों जाने देती है, क्यों नहीं जाने देती, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पे वो चले गए। उसके बाद वहां पे उन नेताओं के बयान है ऑन रिकॉर्ड, आपके टीवी चैनल पे भी मिल जाएंगे। वहां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने की बजाय वो हमें टारगेट करने में लगे रहे। एक बात। दूसरी बात, जो माननीय राकेश टिकैत जी कहते हैं कि भाई ये केंद्र सरकार को फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, मैं बड़े विनम्रता से एक बात पूछना चाह रहा हूं। पहलवानों के आंदोलन के दौरान जो महिला पहलवान साक्षी मलिक जी ने भी अपनी किताब में जिक्र कर दिया, किस नेता का क्या रोल रहा, किसने सरकार का सहयोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली करवाने का काम किया, किसने नहीं किया, वो भी स्पष्ट है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 10,000 लोग लेके गए थे जंतर मंतर में पहलवानों का सपोर्ट करने के लिए। बाकी साक्षी मलिक जी ने लिख ही दिया। किस व्यक्ति ने टारपीडो करने का प्रयास किया, वो किताब पढ़ लेनी चाहिए। उसके अलावा अन्य बहुत सारे, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, एक बड़े रेपुटेड नेशनल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, वो अक्टूबर की मैं आपके पास भेज भी दूंगा, इसमें स्पष्ट ये लिखा गया कि किस तरीके से किस अधिकारी ने किस नेता से क्या बात करी, क्या बात नहीं करी, कैसे समझौता हुआ। मैं बिल्कुल विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहा हूं, अगर उस अखबार ने हेडिंग गलत लिखी है, वो बात सही नहीं है, तो माननीय राकेश टिकैत जी को उस पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, और अगर वो बात सही है तो फिर माननीय राकेश टिकैत जी को जवाब देना चाहिए। मैं पुनः एक बात कहना चाह रहा हूं, जिस दिन राकेश टिकैत जी हालचाल पूछने आए यहाँ पे, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत नाजुक थी, उसके बावजूद जगजीत सिंह डल्लेवाल जी गर्मजोशी से मिले। उसके बाद जब मीडिया में इंटरव्यू हो रहा था तो राकेश टिकैत जी से बड़े सीनियर पत्रकार ने पूछा कि भाई 10 महीने हो गए हैं, आज आप आए हैं, आज आपको समय लगा है, मैं पत्रकार के तौर पे 50 बार आ चुका हूं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आंदोलन छोटा है, अभी समय नहीं है। मुझे एक बात बताइए गौरव जी, जब देश के किसान हर साल ऑन रिकॉर्ड एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 11,500 किसान सुसाइड कर रहे हैं सरकारों की गलत नीतियों के कारण, और हम कहें कि अभी हमारे लिए आंदोलन का समय नहीं है, ठीक है। अरे आंदोलन तो बिना देरी के होना चाहिए ताकि एक भी किसान आगे आत्महत्या ना करे। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया कि जो 7 लाख किसान जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करी, उनकी जिंदगियां मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उनके अनाथ बच्चों की जिंदगियां मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने उसके बाद इंटरव्यू में क्या कहा
हाँ अभी तो 1 बैठेंगे, अभी तो 2 बैठेंगे, अभी तो 24 बैठेंगे, फिर 25 बैठेंगे ऐसे आमरण अनशन पे, इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने ठीक है, चलिए मैं वही कह रहा था कि जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपके बयानों को लेकर एतराज है कि आपने बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी वहां पर खासतौर पर इस आमरण अनशन को लेकर, तो उसके ऊपर भी वो कह रहे थे कि नहीं मैं बिल्कुल सही बोल के आया हूं। चलिए मेरे एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या एसकेएम का समर्थन खनौरी मोर्चे को चाहिए? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, पूरे देश के किसानों का समर्थन इस आंदोलन वो कह रहे हैं कि अगर आपने पंजाब के किसानों को इकट्ठा नहीं किया, पंजाब की जथेबंदियों को इकट्ठा नहीं किया, तो आप पूरे देश में क्या मैसेज भेजेंगे? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि पूरे देश का जो किसान है, जो जिंदा जमीर के लोग हैं, वो एकजुट है। जो काम 2020-21 वाले आंदोलन में नहीं हुआ था, वो इस आंदोलन में हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 मार्च को ट्रेन रोकी गई, पिछले आंदोलन में कहीं नहीं रुकी थी। तमिलनाडु के अंदर 16 दिसंबर को जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में 50 जगहों पे रेल रोकी गई। आपके वहां भी कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे न्यूज 18 के, आप तमिलनाडु से आप पता कराइए, वो आपको पूरा बता देंगे। हम ये कह रहे हैं, पूरे देश के किसानों के सहयोग और समर्थन के बिना इतनी बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए हम निवेदन करते हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी 4 तारीख को निवेदन किया कि पूरे देश के किसानों को एकजुट होना चाहिए। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं गौरव भाई, देखिए हमारे फोरम के किसी भी नेता को ना माइक चाहिए, ना मंच चाहिए, और ना ही ये कि कोई हम मीडिया में सबसे पहले हम ही बैठेंगे। अगर यूनिटी विद प्रिंसिपल, एकता सिद्धांतों के साथ होती है, तो हम दूसरे साथियों को माइक भी देने को तैयार हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि एक जो स्टेटमेंट डल्लेवाल साहब ने दी, जो आप अभी दे रहे हैं, कि जेनरिक स्टेटमेंट है कि पूरे देश के किसानों का साथ चाहिए, लेकिन जब पंधेड़ साहब लेटर लिखते हैं तो उसमें वो स्पेसिफिकली एसकेएम को कहते हैं कि आइए हमारे साथ दीजिए, इस समय की जरूरत है। तो लोग वो जानना चाह रहे हैं। इनफैक्ट रुल्दू सिंह मानसा जी हैं, उन्होंने कहा कि एक फोरम ने लिख के भेज दिया, अब डल्लेवाल जी का कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं है, उनकी तरफ से उनके खनौरी मोर्चे से कोई नहीं पहुंचा। मतलब पॉइंट यह है कि आप बहुत स्पेसिफिक क्लियरली नहीं कह रहे कि एसकेएम जो पहले एकजुट था, एक बार फिर उसको एकजुट होने की जरूरत है। आप ऐसे तो सारे किसानों का साथ चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। गौरव जी, मैंने पहले भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया था ये मुद्दा। जो माननीय सरवण सिंह पंधेर जी दूसरे फोरम के साथियों से मिलने गए थे, वो हमसे बातचीत करके, दोनों फोरमों ने रणनीति बना के, इश्यूज फाइनलाइज करके वो गए थे। हम सब की सहमति से हमने अपने 4-5 साथियों को भेजा था। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी से 4 नवंबर को मुलाकात हुई, तो वहां पे दोनों फोरमों ने मीटिंग करके किन्हीं 4 नेताओं की ड्यूटी लगा दी कि आप जाइए, आप यहाँ पे इस मुद्दे पे अच्छे से बात रख सकते हैं। उसी तरीके से जो पटियाला की मीटिंग थी, उसमें जो हमने तय किए दोनों फोरमों ने, वो नेता गए जो अच्छे तरीके से बात रख सकते थे। तो इसमें दोनों मोर्चों की सहमति से ही सारा कार्य हो रहा है। और मैं ये अंत में एक बात जरूर कहूंगा, देखिए माननीय राकेश टिकैत जी, वो कई बार ऐसी हल्की बयानबाजी कर देते हैं कि 3 महीने और चलेगा आंदोलन, 4 महीने और चलेगा आंदोलन। हमारे लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत के मद्देनजर एक सेकंड भारी है। कल रात को उनका ब्लड प्रेशर 65/40 से भी नीचे आ गया था। उनकी पल्स 37 से भी नीचे आ गई थी। एक सेकंड भारी है, वो पानी भी नहीं पिया जा रहा। और कोई नेता कहता है ना अभी तो 4 महीने चलेगा। उनको कहां से पता लग जाता है 4 महीने चलेगा? वो क्या वो भविष्यवाणी करते हैं, या फिर वो कोई अंतर्यामी हो गए हैं, या फिर कहीं से उनको संदेश मिल जाता है, सरकारी बता देती है कि इतने महीने और चलेगा। तो मेरा उनसे निवेदन है, मैं अंत में सिर्फ ये बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, उनके पिताजी का संघर्ष सभी देश के किसानों के लिए बड़ा सम्मान के योग्य है। महेंद्र सिंह टिकैत जी हम सब के लिए सम्मान के योग्य हैं। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि भाई वो ऐसी हल्की बयानबाजी ना करें जिससे माननीय स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो एक सत्कार, जो एक सम्मान है, उसके ऊपर कोई हल्की सी भी आ जाए। ऐसी बयानबाजी राकेश टिकैत जी को नहीं करनी चाहिए, और माननीय नरेश टिकैत जी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, शुक्रिया गौड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।